Back to Minds Mind tutorial. So our today's topic is parahormones. This topic comes under the subject endocrinology. अगर हम बात करते हैं पैराहॉर्मोन्स की तो कई हद तक कुछ स्टूडेंट्स इसके नाम को पढ़कर ये समझ रहे होंगे कि हार्मोन्स को ही हम पैराहॉर्मोन्स कहते हैं या फिर ये उसके अंदर की ही कोई क्लास होगी जिसको हम पैराहॉर्मोन्स कहते हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनली यहाँ पर बात करते हैं तो पैराहॉर्मोन्स आर हार्मोन लाइक केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ट्रू हार्मोन्स। ये हार्मोन जैसे तो होते हैं लेकिन एक्चुअली में ये ट्रू हार्मोन्स नहीं होते हैं। ये ब्लड बॉर्न केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन टिश्यूज। हार्मोन्स क्या होते हैं बेसिकली? जो एंडोक्राइन टिश्यूज से बने उन्हीं को हम हार्मोन्स कहते थे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसको सिक्रीट करता है, वही हार्मोन्स होते थे। लेकिन एंडोक्राइन टिश्यूज से पैराहॉर्मोन्स का बर्थ नहीं होता है, हम ये समझ सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं एरिथ्रोपोइटिन के, एंजियोटेंसिन के और भी चीजों के आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अभी हमने एक चीज तो ये देखी। तो अगर आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या बनेगी? सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं यहाँ पर। अ सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड from ordinary metabolism and acts like a hormone in influencing the activity of a distant organ एक तो ये डेफिनेशन हो गई। और कई हद तक अगर हम पैराहॉर्मोन्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल की यहाँ पर बात करें तो कहा जाता है कि इसकी कुछ बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है थोड़ी थोड़ी किससे मैच करती है? पैराहॉर्मोन्स से, सॉरी हार्मोन्स नॉर्मली जो होते हैं उससे मैच करती है। तो आप ये भी चाहो तो यहाँ एक चीज और ऐड कर सकते हो कि ये हार्मोन्स की तरह तो एक्ट करते हैं इन मॉडिफाइंग द एक्टिविटी ऑफ सम डिस्टेंट ऑर्गन। और उसके आगे ऐसा लिखना, एक मिनट यहाँ कॉमा लगा लेते हैं, एज इन केस ऑफ CO2 acting on respiratory center। ठीक, ये वाली बात तो हो गई पैराहॉर्मोन्स की डेफिनेशन की। अभी इतना तो आपके लिए सफिशिएंट होगा कि डेफिनेशन हमें जानना है तो वो क्या होनी चाहिए, वो हमने देख ली। तो अगर यहाँ पर इंट्रोडक्शन की भी थोड़ी बहुत अगर हम बात करते हैं तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर चाहो तो कि देयर आर सेवरल कंपाउंड्स हुज एक्शन इन एनिमल्स इज लाइक दैट ऑफ हार्मोन्स बट विच आर नॉट हार्मोन्स बाय डेफिनेशन। हार्मोन जैसे एक्शन हो सकते हैं लेकिन हार्मोन्स बाय डेफिनेशन हम उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर डिफ्यूज ओरिजिन, क्योंकि उनका ओरिजिन कहां से हो रहा है? उसका ओरिजिन एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं हो रहा है। A few of the better known ones will be briefly characterized in this video. So start करते हैं पैराहॉर्मोन्स के सबसे पहले एग्जांपल के साथ, जिसका हमने यहाँ पर एग्जांपल लेना है एंजियोटेंसिन का। एंजियोटेंसिन, सो एंजियोटेंसिन के साथ स्टार्ट करते हैं। That there is an important set of relationships between mammalian kidney function and blood pressure and volume regulation, जो कि हम करीब करीब 100 years हो चुके हैं ये जानते हुए हमें कि mammalian kidney, एक तो mammalian kidney, blood pressure और वॉल्यूम रेगुलेशन, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, ये जानते हुए हमें करीब करीब 100 इयर्स हो चुके हैं। जो डिजीजेस होती है किडनी की उसको कॉमनली कोरिलेट भी किसके साथ किया जाता है? क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर के साथ, जिसको हम हाइपरटेंशन भी यहाँ पर साथ में समझ सकते हैं। हाइपरटेंशन इनके साथ कनेक्ट किया जाता है। नॉर्मली किडनी की अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किडनी फेलियर या किडनी से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, गॉड फॉरबिड, तो वहां पर उस इंसान के अंदर ये जो किडनी की डिजीजेस है उसको किससे कनेक्ट किया जाता है? बीपी से, हाइपरटेंशन से कनेक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया सेवरल इयर्स अगो दैट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ किडनी टिश्यू वुड कॉज एक्यूट हाइपरटेंशन। अगर हम ये देखें कि जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं किडनी टिश्यू के, एक्सट्रैक्ट्स, सॉरी यहाँ टी आना चाहिए था, थोड़ा सी टाइप का दिख रहा है लेकिन आप उसको समझ लेंगे। जो एक्सट्रैक्ट्स हैं किडनी के वो एक्यूट हाइपरटेंशन
भी कॉज कर सकते हैं। मोर रिसेंटली ये भी देखा गया कि जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है थ्रू द किडनीज इज रिड्यूस्ड बाय सच अ मेथड एज अप्लाइंग एन एडजस्टेबल क्लैंप टू द रीनल आर्टरी प्रोड्यूसिंग अ कंडीशन कॉल्ड इस्चीमिया। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि अभी थोड़े टाइम पहले हमने ये भी रिसर्च टाइप की है कि अगर फ्लो ऑफ ब्लड जो हो रहा है किडनीज, फॉर एग्जाम्पल ये किडनी किसी की, ठीक है, इस किडनी में अगर हम यहाँ पे थोड़ा वो भी पूरा लुक देते किडनी वाला सो किडनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ किडनी का जो ब्लड फ्लो रहता है, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड फ्लो आ रहा है किडनी के अंदर, यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू, तो ये आ रहा है ब्लड फ्लो। तो ये जो किडनी के पास ब्लड आता है इसको रिड्यूस करने के लिए एक मेथड यूज की जाती है जिसमें एक एडजस्टेबल क्लैंप लगा दिया जाता है यहाँ पर। सो एक एडजस्टेबल क्लैंप क्या करता है, ये जो किडनी के पास ब्लड आ रहा है ब्लड उसको रिड्यूस कर सकता है, एक एडजस्टेबल क्लैंप टू द रीनल आर्टरी प्रोड्यूसिंग अ कंडीशन कॉल्ड इस्चीमिया। और जब यहाँ किडनी तक ब्लड आना कम हो जाता है, ब्लड का रिडक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन को इस्चीमिया कहा जाता है। इस्चीमिया ISCHEMIA। और हाइपरटेंसिव स्टेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे इस्चीमिया होगा तो उस इंसान के अंदर हाइपरटेंसिव क्या आ जाती है, स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है। ये थोड़ा दूर हो गया एक्चुअली, तो ये चीज देखने को मिलती है। ये जो प्रोसीजर था और सेवरल अदर्स जो प्रोसीजर थे विच रिजल्ट इन अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द रीनल टिश्यूज कैन कॉज द ब्लड प्रेशर टू राइज। क्योंकि कर क्या रहे हैं हम, ब्लड का रिडक्शन कर रहे हैं किडनी तक। अगर किडनी तक ब्लड जितना आना चाहिए अगर वो किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड में क्या चीज होती है, ब्लड में तो होती है ऑक्सीजन। तो अब जो ब्लड में ऑक्सीजन आ रही थी इस किडनी के पास, वो अब इस किडनी के पास इतनी प्रॉपरली नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो किडनी तक नहीं आएगी, तो इस वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी। शुरुआत कहां से की हमने, यहां से ब्लड कम कर दिया, एडजस्टेबल क्लैंप के थ्रू ये काम करा, ब्लड कम हुआ, इस्चीमिया हुआ, हाइपरटेंसिव स्टेट स्टार्ट हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गई, ये सारी चीजें हुई। और वो सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है रीनल टिश्यूज में, क्योंकि किडनी से रिलेटेड जितनी भी टिश्यूज होंगे उसको हम रीनल टिश्यूज कहते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज बहुत इजी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो राइज कर जाता है, ब्लड प्रेशर यहाँ क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई, यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत समझा, ये पहला केस हुआ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल चीज आपको समझा रही हूँ, अभी पैरा हार्मोन से कनेक्ट करेंगे इसको। अभी सिर्फ नॉर्मल बेसिक से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार, तो आपको भी नॉर्मल चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये बात हो गई, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम लोग पेन का कलर चेंज करेंगे सबसे पहले। फाइन, अब अगर मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है इनटू दी नेक बाय जॉइंटिंग दी रीनल, मतलब नेक रीजन भी किडनी का बात हो रही है। ठीक है, इफ अ किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इनटू दी नेक बाय joining the renal artery with the carotid and the renal vein with the jugular and then is made ischemic by clamping the artery, typical hypertension ensures। अब देखो जुगुलर वेन कहाँ पर होती है, नेक रीजन में होती है, तो अब इसको नेक से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किडनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी ह्यूमन की नेक है, तो जुगुलर वेन नेक के उधर होती है। अब उसमें क्या होगा उसको समझते हैं। अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है, तो किडनी जब किसी इंसान में ट्रांसप्लांट करी जाएगी तो उसको जितनी भी बॉडी की वेन्स किडनी से जुड़ी होना चाहिए उन सबसे आपको जोड़ना होगा। तो एक किडनी की जो वेन होती है वो कहीं ना कहीं जो नेक रीजन होता है ह्यूमंस का वहां तक भी जाकर जुड़ती है कहीं ना कहीं। नेक रीजन और किडनी रीजन ये तो जुड़े होते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट अगर की तो ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्टली किसी ह्यूमन में किडनी बस ले जाकर रख दी, ऐसा नहीं होता। जितनी आर्टरीज है, जितनी वेन्स है, जैसे कनेक्टेड नॉर्मली होती है वैसे ही आपको वहां पर उनको जो भी सर्जन होते हैं उनको वैसे कनेक्ट करना होता है। तो ये तो चीज यहाँ पर हो जाती है कि अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है तो उसको नेक से ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, नेक से ये ज्वाइन किया जाता है, नेक से ज्वाइन किया जाता है। और कैसे, जो रीनल आर्टरी होती है उसको कैरोटिड के थ्रू जोड़ा जाता है और जो रीनल वेन होती है उसको जुगुलर से जोड़ा जाता है। तो दो चीज होती है, दो बना देते हैं हम यहाँ पर, दो, ये दो बना दी। अब मैं इसको दो अलग अलग कलर से यूज करूंगी। एक क्या हो रही है, यहां पर हम लिख लेते हैं रीनल आर्टरी को कैरोटिड के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और दूसरी को इस तरफ में कौन सा कलर लूं, चलिए ग्रीन ही ले लेते हैं या फिर येलो कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और दूसरी तरफ
रीनल वेन को जुगुलर वेन के साथ जोड़ा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से देन इज मेड इस्चेमिक बाय क्लैंपिंग द आर्टरी। फिर यहाँ पर इस्चीमिया थोड़ा बहुत कॉज किया जाता है, कैसे? जो आर्टरी है उसको थोड़ा बहुत क्लैंप करके, क्लैंपिंग करके उसकी, ठीक है। तो ये वाली सबसे पहले चीज होती है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? जो किडनी होती है उसको नेक के रीजन से कनेक्ट करा जाता है, रीनल वेन को जुगुलर वेन से। रीनल वेन किडनी की साइड होती है, जुगुलर वेन नेक की साइड होती है। उसी तरह से रीनल आर्टरी किडनी की साइड होती है और कैरोटिड आर्टरी नेक की तरफ होती है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये है किडनी की तरफ, ये है नेक की तरफ, ये वाली है किडनी की तरफ और ये वाली है नेक की तरफ। फाइन। तो ये ऐसी चीज होती है, जैसे ही कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर क्या करा जाता है? ये जो आर्टरी है इसकी क्लैंपिंग की जाती है। क्लैंपिंग करके यहाँ पर उसको क्या बनाया जाता है? उसको इस्चेमिक बनाया जाता है, इस्चेमिक बनाया जाता है। समझ में आ रही बात? और इस इस्चेमिक, जैसे इस्चीमिया वाला केस आता है तो अब आपको पता है वहां पर क्या होता है? टिपिकल हाइपरटेंशन वहां पर इंश्योर होता है। तो अब यहाँ पर क्या आएगी? दूसरी चीज, हाइपरटेंशन इंश्योर हो जाएगा। ये बात हो जाती है बात। Thus, a kidney completely devoid of nervous connections must be exerting its effect on the vascular system by means of a chemical agent। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो किडनी होती है, जो कि पूरी तरह से डिवॉइड होती है, जिसमें बिल्कुल भी कोई नर्वस कनेक्शन नहीं होता, वो फिर भी यहाँ पर देखिए कोई नर्वस कनेक्शन तो ऐसे सच बन नहीं रहा है। तो ऐसी किडनी जिसमें कोई नर्वस कनेक्शन नहीं होता, फिर भी उसका इफेक्ट वो एक्सर्ट करती है किसके ऊपर? वेस्क्यूलर सिस्टम में। तो किडनी devoid of nervous connections exerts its effect on vascular system by means of chemical agent, by means of a chemical agent। फाइन। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ये बहुत नॉर्मल सी बात थी। तो ये ऐसा अपीयर करता है कि जो की इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल रहता है वो यहाँ पर कौन सा होता है, जो ये सारे काम करवाने में हेल्प करता है, वो केमिकल एजेंट या फिर की इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल कौन होता है? तो वो यहाँ रहता है रेनिन, नन अदर देन रेनिन। रेनिन ये काम करता है। रेनिन नॉर्मली एक एंजाइम होता है जो कि प्रोड्यूस होता है by the juxtaglomerular cells of kidney and released into the blood under certain conditions called ischemia। मतलब इस्चीमिया के टाइम पर भी ये रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है वो सिक्रीट करता है। समझ में आ रही बात? जैसे इस्चीमिया बॉडी में बनता है उसी टाइम पे रेनिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि रेनिन नाम का एंजाइम सिक्रीट कौन करता है? तो juxtaglomerular सेल्स जो होते हैं किडनी के ही, किडनी को मैं ऐसे बना रही हूं, किडनी के ही, वो इसको कहाँ रिलीज करते हैं? ब्लड में रिलीज करते हैं। किसको? रेनिन एंजाइम को। और ये सर्टेन कंडीशंस जैसे कि इस्चीमिया उस टाइम पे ही रिलीज होता है। ये जैसे ये रेनिन जो होता है जैसे ये रिलीज होता है, इस्चीमिया वाली कंडीशन। इस्चीमिया कंडीशन कैसे रहती है? अब आपको पता है, आर्टरी को क्लैम्प करोगे, वहां पर जितना ब्लड सप्लाई जाना था किडनी में नहीं जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, वहां पर हाइपरटेंसिव स्टेट बनेगी, वहां पर इस्चीमिया आ जाएगा। ये सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन इस्चीमिया जब आता है जैसे किडनी में, तो किडनी को पता चल जाता है कि इसको उसके अंदर क्या आ रहा है? इस्चीमिया आ रहा है। तो किडनी क्या करती है? इस्चीमिया को देखकर ही क्या स्टार्ट कर देती है? उसके जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी के, वो रेनिन एंजाइम का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही रेनिन एंजाइम बनने लगता है, उस रेनिन एंजाइम को वो कहां पर भेज देते हैं? वो उसको ब्लड के अंदर भेज देते हैं। ये बात समझ में आती है? जैसे ही ब्लड के अंदर जाता है, दिस ट्रिगर्स अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शंस वहां पे परफॉर्म करता है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे एडजस्ट करूंगी ताकि हम उसको और प्रॉपर्ली समझ सकें। तो मैं पहले, अब आपको सब कनेक्ट करते जाना, मैं कैसे कैसे कौन सी चीज आपको बताती जा रही हूँ। बहुत स्लोली ही समझा रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कंसेप्ट इस पे थोड़े से वीक रहते हैं, तो इसलिए हम काफी टाइम बाद अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना होता है। फाइन। तो अब क्या होता है? ब्लड के अंदर क्या आ गया? ब्लड के अंदर अब आ चुका है रेनिन। और जैसे ही ब्लड में रेनिन आता है तो रेनिन क्या करता है? ट्रिगर्स करता है रिएक्शंस को। समझ में आ रही बात? रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। मैं रिएक्शन को R × N के फॉर्म में लिखती हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए।
तो अब रिएक्शन शुरू होती है। बिगिनिंग कैसे होती है? विद द कन्वर्जन ऑफ रेनिन सबस्ट्रेट, अ ग्लोबुलर प्रोटीन इन ब्लड दैट ओरिजिनेट्स इन लिवर, टू एंजियोटेंसिन 1, द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 1। फिर हम उसको देखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? कन्वर्जन होता है रेनिन सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट, एक ग्लोबुलर प्रोटीन in blood that originates in the liver angiotensin फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट यहीं लिख देते हैं। अब अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऑफ angiotensin first is aspartic acid, arginine, valine, tyrosine, isoleucine, histidine, proline, सबके नाम तो आपको पता होंगे। ये थोड़ी सी हैंडराइटिंग इतनी प्रॉपर नहीं आई ये वाले एरिया में, बट स्टिल हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही रेनिन इसी में आपको देखकर बनने लगता है तो ब्लड में जाता है, वहां पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, बिगनिंग विद द कन्वर्जन बाय रेनिन ऑफ रेनिन सबस्ट्रेट। जो रेनिन सबस्ट्रेट का रेनिन होता है वो बदलने लगता है, अ ग्लोबुलर प्रोटीन इन ब्लड बनता है दैट ओरिजिनेट्स इन द लिवर टू एंजियोटेंसिन 1। फिर उसके बाद वो जो ग्लोबुलर प्रोटीन था वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। और जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट का, वो कैसे होता है वो आपके सामने मैंने यहाँ बॉक्स में लिख दिया है। फिर एक और ब्लड प्रोटीन होता है जो कि कन्वर्टिंग एंजाइम ही कहलाता है, ब्लड प्रोटीन है, उसका कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो कि क्लीव करता है हिस्टिडीन और ल्यूसिन को फ्रॉम दिस डेकापेप्टाइड टू प्रोड्यूस द ऑक्टापेप्टाइड, जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। पहले बना एंजियोटेंसिन 1 का सीक्वेंस हमने देखा। अब एंजियोटेंसिन 2 बनने के लिए होता क्या है कि एक ब्लड प्रोटीन और होता है। देखिए ब्लड में होते हैं प्रोटीन्स, ये आपको पता है, ठीक है। ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन था ब्लड में, तो रेनिन सबस्ट्रेट जो था, रेनिन के अंदर रेनिन सबस्ट्रेट जो पाया जाता है, उसने उसके यहाँ पे आप एक सेंटेंस यहाँ जरूर लिखिएगा। चलिए लिखें इसको पहले। आप लिखना है, इट अपियर्स दैट की इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल इज रेनिन, एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड अंडर सर्टेन कंडीशंस इंक्लूडिंग इस्चीमिया. This triggers a series of reactions beginning with the conversion by renin of renin substrate, a globular protein in blood. फिर उसके बाद लिखना that originates in the liver to angiotensin 1. The amino acid sequence of angiotensin 1 is, और उसके सामने ये सीक्वेंस आ जाएगा। अगर लग रहा है कि नहीं बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इतनी डिटेल्स आप ना भी लिखोगे तो चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बायोमोलिकुलर पोर्शन में भी हमें ऐड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शायद कंफ्यूजन हो सकता है। जिनको बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ी सी वीक लगता होगा उनके लिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ और भी ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड में और भी प्रोटीन्स होते हैं। तो अनदर ब्लड प्रोटीन नोन एज कन्वर्टिंग एंजाइम क्लीव करता है हिस्टिडीन को एंड ल्यूसिन को फ्रॉम दिस डेकापेप्टाइड टू प्रोड्यूस द ऑक्टापेप्टाइड। जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन 2. It is this molecule which by constricting arterioles causes the hypertension of renal origin. और जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है, अब ये क्या करता है, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं यहाँ पर नीचे, पहले थोड़ा और ऊपर, ये बना, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है
आर्टेरियोल्स को प्रॉपरली आ जाएगा वैसे, हाँ चलिए यहीं से लिख देते हैं हम। और फिर वो कॉज करता है हाइपर टेंशन ऑफ रीनल ओरिजिन। अब रीनल ओरिजिन में भी हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा। जो प्रिंसिपल एक्शन होता है एंजियोटेंसिन 2 का इज टू कॉज अ जनरल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। मेन काम क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 का कि ये एक जनरल कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करे of smooth muscles, but it apparently acts also on the zona glomerulosa of the adrenal gland to cause aldosterone to be released। लेकिन साथ ही साथ ये मेन काम तो इसका है एंजियोटेंसिन 2 का कि स्मूथ मसल्स का जनरल कॉन्स्ट्रिक्शन करवाए। इसके साथ साथ ये एक काम और करता है, किसके ऊपर करता है, ये करता है काम जोना ग्लोमेरुलोसा पे ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब क्वेश्चन उठता है एड्रिनल ग्लैंड कहां से आ गया, तो किडनी के ऊपर ही तो बैठे होते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड्स, यहाँ ट्रायंगुलर फॉर्म में किडनी के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। हम इसको एजी लिख देते हैं और इसको हम के लिख देते हैं, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है एड्रिनल ग्लैंड का, वहां पर भी ये कौन एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वर्क करता है और एड्रिनल ग्लैंड को ऐसा बना देता है कि एड्रिनल ग्लैंड वहां पर एक चीज को सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। सो एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, एक काम तो ये कर रहा है और दूसरा काम ये कर रहा है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो एड्रिनल ग्लैंड की होती है उसको कॉज करता है कि वो एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करे। एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाने का काम करता है। एल्डोस्टेरॉन एक प्रिंसिपल एजेंट, अभी एल्डोस्टेरॉन है क्या चीज, तो ये एक प्रिंसिपल एजेंट है जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स में पाया ही जाता है और ये इनहेंस करता है, ये क्या करता है, इनहेंस करता है सोडियम और वाटर रिजॉर्प्शन को। सोडियम का और पानी का रिजॉर्प्शन ये ही करवाता है बाय दी किडनी। किडनी के ऊपर बैठा रहता है और किडनी से कहता है कि सोडियम और वाटर का रिजॉर्प्शन करो। ये कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन करता है। साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर वॉल्यूम होता है चेंजेस इफेक्ट बाय द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन इन्फ्लुएंस द juxtaglomeralular cells in their production of renin, thus completing a functional loop। तो इस तरह से एक फंक्शनल लूप जो है वो चलता रहता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बस क्लास पॉइंट लिखना है यहाँ पर, द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस अफेक्टेड बाय द प्रिंसिपल एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन। जो भी एंजियोटेंसिन ने ये जो ब्लड प्रेशर वॉल्यूम में चेंज लाया था, इन्फ्लुएंस द juxtaglomeralular cells। जैसे आप मतलब ब्लड प्रेशर वॉल्यूम में आप कोई चेंजेस लाओगे एंजियोटेंसिन की वजह से, तो उसकी जो इन्फ्लुएंस करते हैं juxtaglomerular cells को इन देयर प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। तो वो जैसे एंजियोटेंसिन वाला काम शुरू होता है तो इधर से रेनिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और इस तरह से एक फंक्शनल लूप वहां पर चलता है, दस कंप्लीटिंग अ फंक्शनल लूप। इतना आपको ये वाली बात यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये थोड़ा सा और पोर्शन बचा है, फिर हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर ही देंगे। सो देयर आर अदर पेप्टाइड्स आल्सो दैट लार्जली डुप्लीकेट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन। अब क्या होता है, ऐसे और भी पेप्टाइड्स होते हैं, ऐसे पेप्टाइड्स होते हैं जो कि किसकी तरह वर्क करते हैं, एंजियोटेंसिन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसे पेप्टाइड्स होते हैं जो कि इसकी तरह वर्क करते हैं, एंजियोटेंसिन की तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, और कौन से ऐसे पेप्टाइड्स होते हैं जो इसकी तरह एक्ट कर रहे हैं एंजियोटेंसिन की तरह। फर्स्ट वन इज वैसोप्रेसिन, फिर उसके बाद एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स आ जाते हैं। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स ऑफ किस चीज के, ऑफ मेमेलियन न्यूरोहाइपोफाइसिस के। कॉजेज एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही चीजें क्या करती है, ये ब्लड प्रेशर को एलिवेट करती है ना, बढ़ा देती है। और जैसे ही ब्लड प्रेशर को एलिवेट करती है तो इन्फ्लुएंस करती है वाटर रिजॉर्प्शन ऑफ किडनी को। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो वाटर का रिजॉर्प्शन था, वाटर रिजॉर्प्शन जो था ऑफ किडनी, ठीक है। तो एक बात, तो एक सेकेंड, तो ये तो हो गई। तो जैसे ही क्या कहा हमने, ब्लड प्रेशर राइज करा है यहाँ पर इनकी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स वगैरह इन सब की वजह से, तो ब्लड प्रेशर राइज करता है तो उसकी वजह से जो वाटर रिजॉर्प्शन था किडनी में वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये इन्फ्लुएंस करता है, इस वजह से ये इन्फ्लुएंस हो गया, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक और न्यूरोफाइजियल हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, न्यूरोफाइजियल हार्मोन।
एक ये एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन्स भी मेमेलिन हाइपो न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं, ये हमने कहा था एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन्स के लिए। इसके अलावा एक न्यूरोफाइजियल हार्मोन और होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, OXYTOCIN, ये क्या करता है, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, कॉजेस स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, ये न्यूरोफाइसियल हार्मोन जिसका नाम ऑक्सीटोसिन होता है वो करवाता है। रिसेंटली ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है इन मैमल्स दैट एंजियोटेंसिन जो रहता है एक्ट्स एट स्पेसिफिक ब्रेन साइट्स टू इंड्यूस ड्रिंकिंग। ब्रेन की कुछ साइट्स को इन्फ्लुएंस करता है जो कि ड्रिंकिंग को इंड्यूस करवाती है। ये जो एक्शन होता है एंजियोटेंसिन का, एंजियोटेंसिन ब्रेन की साइट को इन्फ्लुएंस करता है और क्या इंड्यूस करवाता है, ड्रिंकिंग को इन्फ्लुएंस करवाता है, ड्रिंकिंग को, ठीक है। और ये जो एक्शन होता है इसका, ये मतलब कहना चाहिए एंजियोटेंसिन का ये जो एक्शन होता है, इट्स रोल इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स इफेक्ट ऑन सोडियम एंड वाटर रिजॉर्प्शन थ्रू एक्शन ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एड अप टू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज दैट आर डायरेक्टेड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू होम्योस्टेटिक मेंटेनेंस ऑफ द कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ये सारी चीजों से कनेक्टेड होता है। Thus, embodied in this one informational molecule is the potential for triggering such diverse actions as stimulating muscle contractions, releasing a hormone and evoking complex behavior, all directed to the central function of osmoregulation। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, एंजियोटेंसिन के अंदर पढ़ते हैं। और ये हमारे यहाँ पर पूरा एंजियोटेंसिन वाला पैरा हार्मोन जो पहला वाला था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक और पैरा हार्मोन डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसका नाम रहेगा एरिथ्रोपोइटिन। और ये दो ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा पैरा हार्मोन्स में। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर कोई डाउट्स हैं तो, या कोई टॉपिक पढ़ना है वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।